इस जगहिया पे अगर हमको रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम छोड़ के जाएंगे, कहीं ऐसा जगह जाएंगे जहाँ पे रोजगार मिले, तबे ना, नहीं तो भूखे नहीं ना आदमी मरेगा। उसके बाद देखिए रहन सहन की निम्न दशा। अब मान लीजिए यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का दशा हो जा रहा है, पानी कीचड़ कीचाड़ उचार की इधर से उधर जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे रहेंगे, सोचेंगे कि कहीं बढ़िया जगह चले जहाँ पे कीचड़ ना हो, हमारे देह सुरक्षित रहो ना जी, सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा। चलिए उसके बाद है राजनीति उपद्रव। और मान लीजिए हम यहाँ पे है, कौन राजनीति करने वाला पॉलिटिशियन आया, उठा यहाँ से खाली करो, अब कोई आके धमका के चल गया, तो उस तरह के तो बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। ये भी होता है प्रवास के कारण, ये कौन में आता है, प्रतिकर्ष में। उसके बाद प्रतिकूल जलवायु। अब मान लीजिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, हर 5वां दिन तबीयत खराब हो जाए तो रहने का मन करेगा, नहीं करेगा। अब सोचिएगा कि यहाँ से चल दीजिए, यहाँ के जलवायु है ना हमारा सूटे नहीं कर रहा है। कितना लोग देखिएगा जब नया नया जब दिल्ली जाता है चाहे कहीं बाहर, तो 5 दिन में बीमार का तो छूटते नहीं थे, तो आज अब बबुआ घर। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम लोग भूगोल के सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि दर। आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन जानेंगे, तो बने रहे इस वीडियो से। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे 12वीं के पूरा मैटर मिलने वाला है, वो भी पूरा एकदम फ्री में, कभी भी कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी इस फ्री का आनंद ले सके और एकदम बढ़िया से तैयारी कर सके। जहाँ पे लोग 2000 4000 प्रोफेसर लेके पढ़ा रहे हैं, वहां पे मैं आपको फ्री में पूरा कंटेंट दे रहा हूँ। तो एकदम पूरा, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होगा, वही चीज मिलेगा, लेकिन ये फ्री में मिलेगा। तो चलिए बने रहे इस वीडियो से, एकदम पूरा देखिए, मजा आने वाला है। शेयर भी कर दीजिए, अभी तक अभी शुरू नहीं हुआ है तब तक शेयर कीजिए जल्दी से। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, और हम लोग ये भी जानेंगे ना कि प्रवास किसे कहते हैं, आखिर मजदूर प्रवास क्यों करते हैं, आखिर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, ये पूरा समझेंगे। और उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे ना कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देश कौन है, ये पूरा एकदम जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एकदम मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये चीज आपका क्लियर होगा। अगर आपके एग्जाम में आ गया ना कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, आप इतना एकदम बढ़िया से लिखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों के संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर पूछ देना कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। देखिए उसके बाद हम लोग जानेंगे सघन आबादी क्षेत्र किसे कहा जाता है, विश्व सघन आबादी क्षेत्र। देखिए जहां की जनसंख्या ना 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, उसको हम लोग कहेंगे सघन आबादी क्षेत्र। यानी कि जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति से अधिक रह रहे हो, उसी को हम लोग सघन आबादी क्षेत्र कहते हैं। यानी कि भाई 1 किलोमीटर का ही पूरा वर्ग हो गया, यानी कि चारों तरफ से 1-1 किलोमीटर है, और इसके बीच में अगर 200 से अधिक लोग रह रहे हैं, एकदम खचाखच भर के रह रहे हैं, तो एक हम लोग क्या कहेंगे, सघन आबादी क्षेत्र। यानी कि 200 से अधिक हो जाए, 200 से कम ना हो, एक हम लोग क्या कहते हैं, सघन आबादी क्षेत्र। उसके बाद देखिए अब उदाहरण पूछिएगा कि सॉरी कौन कौन से जगह है जहां पे 200 से अधिक लोग रह रहे हैं उस तरह से प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो देखिए सबसे पहला उदाहरण है यूरोप का पश्चिमी भाग। यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग जो है ना, वहां पे 1 किलोमीटर में 200 से अधिक लोग रह रहे हैं, 1 किलो प्रति वर्ग मीटर। उसके बाद है अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग। अमेरिका के भी उत्तर पूर्वी भाग है ना, तो वहां पे भी 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एकदम वैसे ही भरल है। एकदम समझिए 1 किलोमीटर के एरिया में, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति जो वर्ग किलोमीटर है 1 किलो का, वहां पे 200 से अधिक लोग रह रहे हैं उस तरह से। तो ये हो गया सघन आबादी क्षेत्र। उसके बाद देखिए लिखिएगा, समझे, एकदम एक दाना भी थोड़ा भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, क्या, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान
हुए जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। देखिए एकदम भली भांति समझिए, एकदम सुंदर से समझिएगा। किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो मान लीजिए अगर जनगणना की जाए हर 10 साल पर, जैसे 2015 ले लीजिए। 2015 में जैसे मान लीजिए यहाँ की जनसंख्या 10,000 था। कितना था? 10,000। उसके बाद जस्ट ही फिर 2020 में अगर जनगणना किया जाए, 2020 में किया गया, तो यहाँ के जनसंख्या 15,000 हो गया। 15,000 हो गया, तो यानी कि 5,000 यहाँ के जनसंख्या में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। तो इसी को हम लोग कहेंगे जनसंख्या वृद्धि। चलिए उसके बाद जनसंख्या में परिवर्तन के घटक। जनसंख्या में परिवर्तन के कौन कौन से घटक हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो जन्म दर हो जाएगा। परिवर्तन में जब घटक क्या होगा? जन्म होगा तो परिवर्तन होगा करेगा, मृत्यु होगा फिर भी परिवर्तन होगा। कुछ लोग क्या करेंगे? प्रवास करेंगे तो भी घटक होगा। देखिए प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? प्रवास थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रवास जो होता है ना, कुछ अंतर्राज्यीय प्रवास होता है, कुछ गांव से गांव में प्रवास किया जाता है, कुछ नगर से नगर में, कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी होता है कि इस देश से उस देश में पूरा आगे मिलने वाला है। एकदम बने रहे इस वीडियो से, एकदम पूरा मिलेगा, थोड़ा भी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देखिए जनसंख्या में परिवर्तन के घटक कौन कौन है? जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये तीनों जनसंख्या में परिवर्तन का घटक है। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए वही जो अभी हम शुरू में ही बोल के गए हैं कि हम लोग जानेंगे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश, सबसे ज्यादा वाला। तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है लाइबेरिया। क्या है? लाइबेरिया। एकदम याद कर लीजिएगा कि एग्जाम में आने वाला है। क्या है? लाइबेरिया। उसके बाद है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश लेटविया। क्या? लेटविया। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? कौन से महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। यही फैक्ट था जो हम आप लोग को बताने वाले थे। चलिए उसके बाद देखिए मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाना कि प्रवास क्या है, प्रवास किसे कहते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनुष्यों को चला जाना प्रवास कहलाता है। आप लोग देखे होइएगा प्रवासी मजदूर, कोरोना के जो काल था उसमें बहुत काफी प्रवासी मजदूर जो यहाँ से बिहार से पलायन करके वहां पे जाके रह रहे थे या फिर वहां पे रह के काम वगैरह कर रहे थे, वो जब वहां यहाँ पे आ रहे थे उस समय यह शब्द बहुत काफी गूंज उठा था, एकदम वायरल हो गया था। क्या? प्रवासी मजदूर, प्रवास। जो भी मीडिया देखिए प्रवासी प्रवासी करते थे, उस समय ये लग रहा था ना कि ये नया चीज है, लेकिन नया नहीं है, बहुत पहले से ये चीज बताया जा रहा है। देखिए उद्गम स्थान। उद्गम स्थान के यानी कि जहां से हम लोग चलते हैं, यानी कि यहाँ पे हम हैं, यहाँ से अगर उठ के हम कहीं दूसरे जगह जाएं, कोई अब गांव से गांव में जाएं या फिर आप कहिए नगर से नगर में जाएं, यानी कि किसी नगर में रह रहे हैं, यहाँ से किसी दूसरे नगर में जाएं तो प्रवास कहलाएगा। यहाँ से अब मान लीजिए हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से अब यहाँ जा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया उद्गम स्थान, और यहाँ पे पहुंचे ये हमारा हो गया गंतव्य स्थान। यानी कि पहले हम यहाँ रह रहे थे तो यहाँ पे हमको कोई सुविधा नहीं मिल रहा था, ना ही यहाँ पे स्कूल है, ना ही शिक्षा व्यवस्था है, यानी कि ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार की कोई जल वगैरह की व्यवस्था है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से प्रवास करेंगे। हम कहेंगे ये जगह निमन नहीं खे, ना यहाँ पानी बा, ना शिक्षा बा, ना स्वास्थ्य बा, ना कुछो बा, यहाँ रह के बीमार थोड़े पड़ रहे, चलो यहाँ से दूसरा जगह चलो, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो जब यहाँ से उठ कर हम यहाँ आ गए, क्या कहते हैं? प्रवास। क्या कहते हैं इसको? प्रवास कहते हैं। अब जिस स्थान से चले हैं उसको कहेंगे उद्गम स्थान, और जिस स्थान पे जाके रह गए उसको कहेंगे गंतव्य स्थान। यानी कि जहां पे मेरा एकदम इरादा था कि हम यहाँ पे रहेंगे, तो वो हो गया मेरा गंतव्य स्थान। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रवास के कारण। देखिए प्रवास के कारण क्या होता है, आखिर किस चीज के लिए हम यहाँ से दूसरे जगह जाएंगे जी? अगर हमको इसी जगह पे अगर शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए और जल मिल जाए, यानी कि रोजगार मिल जाए, हम लोग को जो कुछ की भी जरूरत है, इच्छा है, चाह है, वो चीज अगर हमें यहीं पे मिल जाए तो हमें दूसरे जगह जाने की क्या जरूरत है?
काहे हम प्रवास करेंगे, नहीं करेंगे। तो हमको यहाँ पे मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, मिलना चाहिए। तो देखिए प्रवास के कारण क्या क्या होते हैं। देखिए प्रवास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रतिकर्ष और एक होता है अपकर्ष। कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रतिकर्ष, एक होता है अपकर्ष। देखिए प्रतिकर्ष में आता है बेरोजगार। अगर हम बेरोजगार हैं, इस जगहिया पे अगर हमको रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम छोड़ के जाएंगे, कहीं ऐसा जगह जाएंगे जहाँ पे रोजगार मिले, तबे ना, नहीं तो भूखे नहीं ना आदमी मरेगा। उसके बाद देखिए रहन सहन की निम्न दशा। अब मान लीजिए यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का दशा हो जा रहा है, पानी कीचड़ कीचार उचार की इधर से उधर जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे रहेंगे, सोचेंगे कि कहीं बढ़िया जगह चले जहाँ पे कीचड़ ना हो, हमारा देह सुरक्षित रहो ना जी, सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा। चलिए उसके बाद है राजनीति उपद्रव। और मान लीजिए हम यहाँ पे है, कोनो राजनीति करने वाला पॉलिटिशियन आया, उठा यहाँ से खाली करो, अब कोई आके धमका के चल गया, तो उस तरह के तो बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। ये भी होता है प्रवास के कारण। ये कौन में आता है, प्रतिकर्ष में। उसके बाद प्रतिकूल जलवायु। अब मान लीजिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, हर 5वां दिन तबीयत खराब हो जाए तो रहने का मन करेगा, नहीं करेगा। अब सोचिएगा कि यहाँ से चल दीजिए, यहाँ के जलवायु है ना हमारा सूटे नहीं कर रहा है। कितना लोग देखिएगा जब नया नया जब दिल्ली जाता है चाहे कहीं बाहर, तो 5 दिन में बीमार का तो छूटते नहीं थे, तो आज बबुआ घर जाए तो मत कमा, होता है नहीं से। अब 5 दिन गए बबुआ कमाने के लिए, 10-5 हज़ार रुपये के उसे पैसा लेके गया, खा पी के दवाई करा के चला, कर्जे हो गया। तो ये तरह के है। अब मान लीजिए यहाँ पे रोजगार रहता बिहार में, तो कोई जाता जी दूसरा जगह कोनो राज्य में काम करने के लिए। अब सुनबे किए जाने के चलते मनीष कश्यप जी जेल गए हैं, केवल कह दिए कि क्या यहाँ पे रोजगार चाहिए, 9वीं फेल रोजगार दे नहीं रहा है वादा करके। तो इस तरह से होगा, नहीं होगा। तो हम लोग पढ़ भी क्यों रहे हैं, रोजगार के लिए। अब मान लीजिए क्यों कहे कि हम उच्च शिक्षा खातिर पढ़ता, नहीं सर हो ही नहीं सकता है। आपका उच्च शिक्षा लेना उद्देश्य थोड़े है, आपका उद्देश्य है कोई जॉब करना अच्छा खासा, तो मिलेगा जॉब वो तबे ना कीजिएगा। तो यहाँ पे कोई वैकेंसी है नहीं, क्या कीजिएगा, पढ़िए। उसके बाद देखिए महामारियां, यानी कि अब कोई अब यहाँ पे रह रहे हैं, यहीं पे हैजा उपट गया तो रहिएगा, बाप रे बाप छोड़ के भाग जल्दी, तो वो भी क्या हो गया, प्रतिकर्ष प्रवास हो गया, प्रतिकर्ष कारक। उसके बाद अशांति। अब मान लीजिए अब हम जब खाना खाने के टाइम अब शांति एकदम चाहिए, तो कोनो आके काए काए झाँव झाँव करे लगल तो रहने का मन करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद है लड़ाई झगड़ा। और मान लीजिए रह रहे हैं, रोज कोनो आके 2-4 लात कस दे रहा है, गरिया दे रहा है, तो ओकरो से आपको क्या है, डर है, अरे भाई भाग यहाँ से, छोड़, यहाँ ये जगह छोड़ दूसरे जगह चलो, होता है इसे। ओकरा बाद है अपकर्ष कारक में देखिए क्या आता है, काम के बेहतर अवसर। अब जहाँ पे काम के बेहतर अवसर मिलेगा आप जाइएगा, जाइएगा कि नहीं जाइएगा, जाइएगा। ओकरा बाद रहन सहन की अच्छी दशा। अब अपकर्ष कारक का अब समझ जाइए कि जहाँ पे रहन सहन की अच्छी दशा हो। अब जहाँ जाएं एकदम सूट बूट में, अब चारों ओर सब के नीमन है लो ना, बड़का बड़का आदमी है, तो वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे उसी तरह के बन कर खाउर भाउर हो जाइए, क्योंकि चलिए तो भगाना दिए भगा देगा। ओकरा बाद है शांति। ऑफकोर्स का यानी कि वहाँ पे अब शांति भी मिलेगा, जाइएगा तो ना, जब नीमन जगह पे जाइएगा तो शांति भी मिलेगा, सुरक्षा भी रहेगा और अनुकूल जलवायु। यानी कि कहीं पे जब हम लोग जाते हैं, प्रवास करते हैं, तो हम लोग सुविधा कच्ची देखते हैं, वहाँ पे काम के बेहतर अवसर मिल जाए, रहन सहन की अच्छी दशा मिल जाए, शांति हो, वहाँ पे सुरक्षा हो और हमारा अनुकूल से जलवायु हो, जो हमारी तबीयत खराब ना हो। इतना चीज हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग जान जाते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अब कौन कौन से कारक हैं, देखिए एक होता है भौगोलिक कारक, एक होता है आर्थिक कारक। भौगोलिक कारक अब समझ लीजिए, उसके बाद आर्थिक कारक भी समझा देंगे, ठीक है। देखिए भौगोलिक कारक यानी कि प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक समझते हैं, जैसे जल की उपलब्धता। अब जल अब हम अपना से नहीं ना बना लेंगे, या कि अपना से बना लेते हैं लोग, हैं जल अपना से बनाइएगा न बनेगा, ठीक है, वो प्राकृतिक का देन है, वो मिल रहा है, ठीक है। भू आकृति, और भूमि की आकृति वो भी प्राकृतिक है, ये भौगोलिक कारक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, जल ही जीवन है। अंतर लोग ऐसी जगह पर बसना पसंद करते हैं जहाँ पे आसानी से जल मिल जाए कि ना। अब ऐसा जगह चल जाए जहाँ पे जले ना मिले ना, तो क्या पीजिएगा, हाँ ठीक है, जहाँ आसानी से जल उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जल कृषि, पीने, उद्योगों आदि जगहों पर उपयोग होता है। अब देखिए
जल कहाँ का उपयोग करिएगा? पीने के लिए ना, कृषि के लिए और उद्योग के लिए। अब ऐसा जगह जाके घर बना लीजिए जहाँ पे पानी ना संभव हो, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा? प्यासे मर जाइएगा ना। कहीं कामों करने जाइएगा, अगर खेते जोतने वोतने जाइए ना, वहाँ पे सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए, तब क्या कीजिएगा? खेती नहीं होगा, कृषि नहीं। तो जल जहाँ पे हो वहीं पे जीवन संभव है। उसके बाद भू आकृति, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। अब ऊबड़ खाबड़ पर चल जाइए, अब चल जाइए एकदम पहाड़ी इलाका में, वहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती होती है, जानबे कर रहे होंगे। वहाँ पे अब घर बनाना शुरू कर दीजिए तो पता लगे 2 फीट में घर बनता, देहो न समय है, वैसे होगा? नहीं होगा। उसके बाद यहाँ न तो जीवन सरल है ना ही कृषि। कहाँ? जहाँ की भू आकृति ऊबड़ खाबड़ हो वहाँ पे ना ही जीवन संभव है और ना ही कृषि संभव है। ऐसे में लोग समतल क्षेत्र की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। जहाँ एकदम प्लेन बाटे धरती, वहाँ पे क्या है? कृषि भी संभव है और जीवन भी संभव है, वहाँ पे जल भी है। ठीक है। अब देखिए मृदाएं, लोग हमेशा ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहां मृदा उपलब्ध हो, यानी कि वहां के माटी एकदम खूब बढ़िया हो, उपजाऊ हो, वहीं पर न रहना पसंद कीजिए। कृषि वगैरह करेंगे तो वहां से जो कुछ भी अन्न उपजेगा ओकरा से हम अपन जीवन यापन कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, एक तो हम बता दिए भौगोलिक कारक, अब हम लोग दूसरा का पढ़ रहे हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक को हम कौन से होते हैं? देखिए औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में समझ जाइए, यानी कि जौना जगह पे उद्योग लागल हो, जहाँ पे काम वगैरह करने की सुविधा हो, ओकरे हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिकरण। एकदम जहाँ पे खूब ज्यादा फैक्ट्री वैक्ट्री है, जहाँ पे काम हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उद्योग हो रहा है, कपड़ा बन रहा है, कुछ बन रहा है, कोई वस्तु बन रहा है ना। जिन क्षेत्रों में उद्योग होते हैं वहां मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे एगो खूब बड़का फैक्ट्री खुल गया ना, तो यहाँ पे रोजगार के लिए मजदूरों की जरूरत होगी। अरे भाई आओ काम करो, तो तो हमको भी फायदा होगा और वो मजदूरों का फायदा होगा। तो औद्योगिकरण यानी कि आर्थिक में आ गया क्या आपका? औद्योगिकरण। उसके बाद नगरीकरण। देखिए आर्थिक कारक के को भेद है? 3 गो है। एक है औद्योगिकरण, नगरीकरण और खनिज। तो हम लोग 2 गो औद्योगिकरण को हम लोग जान गए। अब जान लेते हैं लोग नगरीय क्षेत्र में अधिक बसते हैं क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सेवाएं अच्छी होती है। अब बताइए, अब नगर में जाइएगा, कौन सिटी में जाइए, तो वहाँ पे सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों एकदम बढ़ चढ़ के पूछिए मत ना। तो वहाँ पे जहाँ पे मान लीजिए इतना अच्छा सुविधा मिल रहा है, तो वहीं पे कोई रहना पसंद करेगा। तो लोग क्या करते हैं? ज्यादा नगरीकरण यानी कि नगरीय जो जगह है वहीं पे लोग रहना पसंद करते हैं। उसके बाद है खनिज। देखिए जिन क्षेत्रों में अधिक खनिज पाए जाते हैं वहां खनन कार्य अधिक होता है, जिसकी वजह से मजदूरों को रोजगार मिलता है। अब जहाँ पे खनिज है, अब चल जाइए झारखंड में चल जाइए, अगर वहाँ पे क्या कोयला उद्योग, कोयला खनन उद्योग जो चीज है, वहाँ पे मान लीजिए खनन हो रहा है, तो खनन के लिए मजदूरों का आवश्यकता कि कोनो कोड़ लेगा? नहीं, कोई नहीं कोड़ सकता है। उसके लिए मजदूर चाहिए, मजदूर, ताकि दूसरों को भी रोजगार मिल जाए। सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि मान लीजिए हम ही को है तो हम अपने काम अपने से नहीं करेंगे, मान लीजिए किसी से करा दे रहे हैं तो रोजगार हो जा रहा है, वो 2 पैसा कमा ले रहा है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, यानी कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा उसके भविष्य में बढ़ने वाले जो जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी कि भविष्य में मान लीजिए अगर 10 गो है ना, तो भविष्य में कई गो जनसंख्या हो जाएगा। मान में 142 करोड़ जनसंख्या हो गया है, यानी कि समझिए ना कि चीन को दबा के, यानी कि 30 लाख जनसंख्या चीन से अधिक हो गया है। तो पूर्वानुमान के लिए वो जनांकीय सिद्धांत, संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग करके जाना जाता है कि भविष्य में कितने दिन में और कितना जनसंख्या बढ़ जाएगा। ठीक है। देखिए इसका 3 गो अवस्था है। देखिए अब प्रथम अवस्था में हम लोग समझ आएंगे कि उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर होती है। अब प्रथम अवस्था में जब जन्म ज्यादा होगा तो मृत्यु भी ज्यादा होगी, ये निश्चित है। धीमी जनसंख्या वृद्धि, यानी कि एकरा में धीरे धीरे जनसंख्या की वृद्धि होती है। ओकरा बाद है ज्यादातर लोग खेती का काम करते हैं प्रथम अवस्था में।
ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। उसके बाद जीवन प्रतिशत कम होती है, यानी कि उन लोग का जीवन का जो प्रतिशत है बहुत कम होती है। अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं। उसके बाद है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता, यानी कि प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता रहेगा। उसके बाद समय के साथ प्रजननशीलता घटती है। इसमें द्वितीय में समय के साथ धीरे धीरे प्रजननशीलता घटती जाती है। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार। अब स्वास्थ्य संबंधी जो भी दशा है उसमें धीरे धीरे सुधार होता है। उसके बाद देखिए तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में क्या होता है, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों घट जाती है। अब जन्म दर भी कम रहेगा और मृत्यु दर भी कम रहेगा। अब कम जन्म लेगा तो कम न मरेगा। चलिए, अब जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या धीमी गति से बढ़ती है, या तो एकदम वहीं पर रुक जाए, ना तो धीरे धीरे बढ़ेगी। उसके बाद जनसंख्या नगरीय तथा शिक्षित होती। अब देखिए, अब जब जनसंख्या नगरीय में बदलेगी तो वहां पे तो शिक्षित होकर करेगी, शिक्षा वहां पे ज्यादा मायने रखता है। उसके बाद तकनीक ज्ञान हो जाता है, वो लोग को तकनीक टेक्नोलॉजी का भी क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, निष्कर्ष, यानी कि एकदम पूरा इसको एक्सप्लेन करके समझ जाते हैं। देखिए, अतः यह कहा जा सकता है कि जननांकीय सिद्धांत से भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जाता है। यानी कि जननांकीय जो सिद्धांत है ना, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, एकरा से भविष्य में कितना जनसंख्या बढ़ जाने वाला है यह पूर्वानुमान लगाया जाता है। यानी कि पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना जनसंख्या और बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर से होने वाली समस्या। और मान लीजिए जनसंख्या एकदम काफी चरम सीमा पर बढ़ गई तो अब ओकरा से कितना कची ओकरा से समस्या होने वाला है ये भी जान लेते हैं। देखिए, संसाधनों पर दबाव होगा। अब मान लीजिए जहाँ एगो मोटरसाइकिल है, जब ज्यादा जनसंख्या होगा तो 4 गो खरीदाएगा कि नहीं। अब 4 आदमी होगा तो 4 गो। अब एगो कार है, अब 4 गो चढ़ने वाला हो गया तो 4 गो खरीदाएगा। अब देखिए, उसके बाद एकरा से अब क्या होगा, प्रदूषण होगा। मान लीजिए पहले एगो चलता था, एगो से सबका काम चल जाता था, अब 4 गो हो गया तो 4 गो से अब 4 गो निकलेगा तो 4 गुना न ओकरा प्रदूषण फैला। हाँ, उसके बाद देखिए विकास में बाधा। अब क्या होगा, जब जनसंख्या ढेर हो जाएगा तो अब क्या रोजगार के लिए झगड़ा झुगड़ी मारामारी हो रहा है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अब वही चीज शुरू हो जाएगा। अब बाधा पड़ेगा। अब क्यों कोई हमारा नहीं खे मिलत, क्यों कोई हमारा भाई तो कहते एलिजिबिलिटी है ये नहीं आपके पास योग्यता रहता तो आप ले लेते, तो है ये नहीं है तो लेंगे कहाँ से, उस लायक बनिए। ठीक है, उसके बाद भरण पोषण की समस्या। अब ये वो घर में अब 4 गो की आवश्यकता है, अब 10 गो जन्मा लीजिएगा तो क्या होगा, वहाँ के भरण पोषण की समस्या भी हो जाएगी। अब पेट में अब पहले ये वो था तो खाते थे खूब हड़िया भर, अब जब 4 गो हो गया तो अब जुड़ते नहीं थे, तो इस तरह की समस्या भी हो जाएगा। चलिए, इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।